Welcome you all once again. Myself Pransu, and now we can discuss molecular biology. Because अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ चीज़ें जाने जो हम लोग नहीं जानते थे, है ना। और अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पे जा रहे हैं. अब वी विल स्टार्ट मेन कोर्स. वो क्या था, स्टार्टर. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले देखो, खाना खाने जाते हैं तो हमें स्टार्टर चाहिए होता है, ठीक है. तो स्टार्टर आप लोगों को मिल गया है कि डीएनए क्या है, डीएनए कैसे रोल प्ले करता है. अब हम क्या करते हैं, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज डीएनए इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ, है ना. इनहेरिटेंस डीएनए का ही तो है. ऐसा नहीं कि डीएनए ही इनहेरिट करता है, आरएनए भी इनहेरिट करता है सम केसेस में. एज एग्जांपल जैसे कोविड-19 आरएनए वायरस है, तो आरएनए ही तो इनहेरिट कर रहा है. तो दैट वी विल अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो let's start with the core field of molecular biology, and first of all we will cover the timeline of the molecular biology. Okay, इसको आप अच्छे से देखें कब कब क्या हुआ. that I will not going to discuss in more because अब एक एक टॉपिक पर हम जब डिस्कस करेंगे तो एक एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है. कि न्यूक्लियस डिस्क्राइब हुआ, ठीक है. फिर डीएनए को डिस्क्राइब खोजा गया, मिस्टर साहब ने डिस्कवर किया है. फिर सेल थ्योरी प्रपोज हुई. फिर मेंडल का वर्क, I want to salute for him actually. You know, each and everybody know the struggle of Mendel. So Mendel ने क्या दिया है, ऐसे ही इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहते हैं, है ना. क्यों कहते हैं, क्योंकि he did a lot of things for us. He opened so many doors for us. So Mendel is really a father, not a father. You can say basis of molecular biology is decided by that man. Okay, so फिर हिस्टोन को आइसोलेट किया गया न्यूक्लिक एसिड से. हिस्टोन क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल में जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हाउ डीएनए इज रैप्ड अराउंड ए हिस्टोन प्रोटीन. यू नो, दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑन दिस हिस्टोन प्रोटीन योर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड इज रैप्ड. ओके, नाउ मेंडल का फिर से थ्योरी क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ. ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड ऑल, है ना. आपको नाम याद आ रहा होगा, अगर 12th में थोड़ा भी अगर आप सीरियसली पढ़े होंगे तो ये सारे नाम आपको थोड़े थोड़े याद आ रहे होंगे, ठीक है. चलिए कोई बात नहीं याद आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा, ठीक है. हम हैं ही इसीलिए, ठीक है. अब हम क्या है, रिकॉग्निशन दैट न्यूक्लियस इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. क्योंकि इस समय पे ये प्रूव्ड नहीं था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसको बहुत ही बाद में प्रूफ किया गया, ठीक है. फिर क्या हुआ, बहुत सारे आए, और सबसे पहला जो डीएनए के फील्ड में सबसे बड़ा काम हुआ, दैट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. आई विल डिस्कस इट ऑल्सो. ओके, एंड देन 1947 में क्या हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन से डीएनए स्ट्रक्चर को देखा जाने लगा, ठीक है. फिर हार्सी एंड चेक्स एक्सपेरिमेंट आया, और वाटसन एंड क्रिक ने भैया पूरा काम ही कर दिया, बीडीएनए को डिस्कवर किया, है ना. कब किया था, 1953 में. और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ 1944 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने बस एक मौका दिया था कहने का कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी demonstrated that really DNA is a transforming material. Okay, and this is further validated by Harsey and Chase experiment. So these three experiment is a love triangle of molecular biology. These three decide the nature of molecular biology. सबसे पहले कोई लोग नहीं था जो ये बता दे कि what is genetic material, और कौन चीज है, कौन ऐसा फैक्टर है जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है. तो दिस थ्री timeline is really very important for you guys to understand molecular biology and facts of molecular biology. Chargaff rule, you all know. I'm not going to discuss Chargaff rule because I know you all know about Chargaff rule. If you don't know, please comment. I will make another lecture on Chargaff rule. Okay? So अब हम लोगों को ये टाइमलाइन समझ में आया कि हाउ दिस टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नाउ हम आपको कुछ रियल हीरोज दिखाना चाहते हैं.
I just want to show you some real hero from molecular biology. Okay, so he is Okazaki. All know, I think everybody know about Okazaki. इन्होंने सबसे पहले बोला था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, ठीक है. एंड दिस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इज again joined together by the help of ligase enzyme, and this short stretch of fragments is called as Okazaki fragment. So this is really very important to understand about Okazaki. So this is one hero. चलिए आगे चलते हैं. अब हम मॉडरिच के बारे में जानते हैं. मॉडरिच ने क्या दिया था भैया? He worked on mismatch repair, or we will discuss DNA repair mechanism also. So his contribution is really a lot in the field of repair mechanism, DNA repair mechanism. So come to the next. So I think for discussion, C is backbone. So ये है एलिजाबेथ, जिन्होंने क्या किया था, टेलोमेरिक इंड को इन तीनों ने मिलकर के टेलोमेर को बताया था. ये है आपके सॉरी ये जो है आपके हैं टीटिया डी लैंग और जो बचा सुथर्ड, ठीक है. तो ये तीनों क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने क्या किस पे काम किया था, तो टेलोमियर के इंड के बारे में बताया था. और द इंजाइम दैट मेंटेन टेलोमियर, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन इंजाइम है जो मेंटेन करता है टेलोमर को, टेलोमेरेजेस, ठीक है. और क्या होता है टेलोमेरिक इंड, कैसे क्या होता है, we will discuss in upcoming lectures. Okay, so let's come to the next hero. अब है एक करनवर्ग और दूसरे हैं आपके मिशेल्सन और स्टाल भी आएंगे, जिन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बताया था डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, ठीक है. सो लेट स्टार्ट विथ करनवर्ग. करनवर्ग ने क्या बोला था, डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम दिया था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो इन्होंने ही किया था. और इन्होंने बताया था कि डीएनए सिंथेसिस जो होता है, मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन, वाटसन एंड क्रिक के साथ भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ में कंट्रीब्यूशन किया था. तो इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में तो आप जानते ही हो. मिशेल्सन स्टाल्स, he proved that DNA replication is in semi conservative manner. सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है कि if it is a parent strand, then in the next generation half will from the parent and half one is that is the new synthesis will take place from complementary sequence मैच करते हुए एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा. बट हाँ, एक स्ट्रैंड क्या होगा, पैरेंटल होगा. तो क्या हुआ, आधा ही आ रहा है ना. मिशेल्सन एंड स्टाल्स बोथ कलेक्टिवली गिव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है. चलिए अब इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा. जंपिंग जीन के बारे में देने वाला जो साइंटिस्ट थी उनका नाम था बारबरा मैकलिंटॉक. और ये हॉलिडे ने क्या दिया था, हॉलिडे जंक्शन मॉडल किस में आता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए. सो गाइज, I'm just giving a flavor that how molecular biology is really important for you and how these scientists change your mindset about molecular biology pattern and thinking about molecular biology. So next is, you all know about Stahl. इन्होंने किसके साथ काम किया था, मिशेल्सन के साथ. और क्या दिया था, डीएनए कैसा रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट. और ये है डेलवर्क ने क्या किया था, उन्होंने फाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज पे इनका पूरा ग्रुप ही था हार्वर्ड इंस्टीट्यूट पे, कोल्ड स्प्रिंग हार्वर्ड लेबोरेटरी. आप देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हब, रिसर्च का हब है, जहाँ पे बहुत बढ़िया रिसर्चेस होते हैं, अभी भी होते हैं, है ना. एंड दे प्रपोज दैट बैक्टीरियोफाज इज अ मॉडल सिस्टम टू अंडरस्टैंड द रेप्लिकेशन प्रोसेस in molecular biology. Okay, so this is really very important for you guys. So now we have to know, और इनके बारे में तो हर कोई जानता है, he is the real hero of modern
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो यहीं से तो पूरी कहानी स्टार्ट होती है डीएनए की, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, चलिए, और इनके बारे में अगर मैं बात ना करूं तो पूरी कहानी अधूरी होगी। यू नो, साइंस, पता है साइंस अच्छा भी है बुरा भी है। यू नो, देखा जाए तो जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में रियल हीरो थे वो फ्रैंकलिन थे एंड विल्किंस थे। बट यू नो, good science is always suffer sometime, not always. Here same thing is happening. Franklin and Wilkins को क्या किया गया, किटी पार्टी थी। आई डोंट नो द रियल स्टोरी, बट जस्ट आई नो दैट कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था उनके रियल हीरो ये दोनों थे। बट यू नो, सबसे पहले इसको, क्योंकि इनका ग्रुप भी, वॉटसन एंड क्रिक का भी ग्रुप इस पे काम कर रहा था, इनकी ग्रुप भी इन चीज़ों पे काम कर रही थी, बट Watson and Crick is able to publish the DNA structure, but these two guys is not able to publish it. So for DNA structure, so DNA structure is given by Watson and Crick, but a lot of work is done by Franklin and Wilkins. So I really want to salute both guys. But you know, जो जाएगा, इसीलिए कहते हैं साइंस में जो पहले काम करेगा उसी को फेम मिलेगा, जो वही काम कर रहा है वो भी कर रहा है। यू नो, साइंस में कॉम्पिटिशन है, जो जितना जल्दी चीज़ों को रिवील करेगा दैट विल बी द हीरो, अदर विल सफर। ओके, सो यू गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इन्होंने तो आपको यही बताया था कि ये पेरेंट स्टैंड है। ठीक है, तो पेरेंट स्टैंड क्या होगा, जो न्यू जनरेशन जो जाएगा, ये पेरेंटल कॉपी तो एक जाएगा ही जाएगा, एंड वन विल सिंथेसाइज बाय कॉम्प्लीमेंटरिटी मैच। सो दिस इज द डॉटर स्टैंड। So parent strand will only comes 50%. So DNA replication is in semi-conservative manner and further analyzed by Michelson and Stahl's experiment. So my dear friends, now I want to discuss about pseudogene. जीन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं जानते हैं तो अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको जीन के बारे में बताऊंगा। जीन क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो किसी प्रोटीन को कोड करे या फंक्शनल एमआरएनए को कोड करे, है ना। ऐसा नहीं कहता कि सारे जो जीन हैं प्रोटीन ही कोड करेंगे, इट मे कैन कोड फॉर एमआरएनए ऑल्सो, है ना। बहुत सारे जीन होते हैं जो एमआरएनए ही कोड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोड करके छोड़ देते हैं। ठीक है, सो चलिए तो स्यूडो जीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के प्रोसेस में स्यूडो जीन का फॉर्मेशन। यू नो माय डियर फ्रेंड, सेरीन प्रोटीएजेस is an example and a result of what? Divergent evolution. What is divergent evolution, my dear friend? So, and GLUT6 is another, you know, non-processed pseudogene और normal pseudogene या processed pseudogene में क्या अंतर है? Non-processed कहने का मतलब क्या हुआ? सॉरी, नॉन प्रोसेस का मतलब क्या है, 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम टेलिंग इज नॉट बी देयर बिकॉज दिस थिंग्स इज नॉट एबल टू परफॉर्म। तो स्यूडोजीन वैसा नॉन प्रोसेस कहलाएगा जिसमें कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस ना हो सके। अब हम सेरीन प्रोटीएजेज की स्टोरी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, serine proteases, you know, this is a set of you know, this is just a DNA fragment. So suppose this is a gene and in due course of interval what happened, this gene is duplicated somewhere in the same genome. If it is coded in the same format, maybe some nucleotide is changed, but somehow it is giving the same and some similar type of gene. So this is a functional gene. As for example, serine proteases में क्या होता है, trypsin, chymotrypsin, elastase, these are the some example of serine proteases, and serine proteases is rigorously used in the treatment of cancer and so on and so forth. So you want to understand serine proteases, then I will make a separate lecture on serine proteases. Serine proteases is really very much important. So अगर इस तरीके से बन रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, कहीं और जाके जीन क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, एंड दीज आर गिव राइज टू ए another set of gene, जैसे काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है ना, इलास्टेज है, these all are coming from the same clade of gene, so ancestor are same,
बट ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिस जीन्स आर चेंजिंग, है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज आ रहे हैं और वो बन रहा है. सपोज ड्यूरिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ इंटरवल ए अनदर जीन इज गेट इनकॉर्पोरेटेड बट द जीन इज नॉट फंक्शनल. अब यही जीन क्या हुआ, अगले बार फिर जीनोम में गया कहीं पे, बट वहां पे सही से इंटीग्रेट नहीं हो पाया, या सपोज इसके बीच में कुछ और फ्रैगमेंट्स आ गए, है ना, ट्रांसलोकेशन हो गया, कुछ और भी आ गया. इससे क्या हो गया, ये फंक्शनल जीन नहीं रहा. जीन तो वही था लेकिन ये स्यूडो जीन हो गया. दैट जीन इज नॉट एबल टू कोड दैट पर्टिकुलर clad of protein, so this is non-functional protein. So this is one way to development of pseudogene. So GLUT6 क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. और GLUT6 कहाँ होता है, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT6. There are so many GLUT transporter. So GLUT transporter is again very important for CSIR students. So try to go and try to understand about these GLUT families. Okay, so this is one class of non-processed gene. ठीक है. दूसरा यूनिटेरियन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोजीन. यू नो कभी कभी क्या होता है कि लगातार जीन में म्यूटेशन होने लगा और इतना म्यूटेशन हुआ कि द फंक्शन ऑफ जीन इज स्टॉप्ड. दिस इज ऑल्सो ए नॉन प्रोसेस्ड, बिकॉज मे बी नॉन प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड दोनों हो सकता है स्यूडोजीन, बट हाँ मैक्सिमम इस केस में भी क्या होता है अनप्रोसेस्ड, मतलब कि नॉन प्रोसेस्ड ही स्यूडोजीन होगा, मिलेगा आपको. इसमें क्या होता है, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ग्लूजीन. ग्लूजीन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of vitamin C in several species. So what happened, this is your normal glugine. So what it will form, it will leads to formation of vitamin C in that particular species. Let in subsequent course of time, in due course of interval, mutation is occurred. Due to mutation, this gene is not able to give rise to a particular set of protein and functional format is not able to perform. So अब इसका function क्या हो गया, abolish हो गया. Now this function is completely abolished. This leads to formation of pseudogene. ठीक है, ये दो हुआ. अब तीसरा रेट्रो ट्रांसपोजिशन हो सकता है. ये डीएनए है, आपका फंक्शनल जीन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए हुआ, ठीक है, आरएनए से फिर डीएनए बना इन ड्यू कोर्स ऑफ इंटरवल, और यही डीएनए कहीं जा करके इंटीग्रेट हो गया. और मे भी कोई वायरस आया, डायरेक्ट आरएनए था, वो सीडीएनए बनाया, ठीक है. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे वायरस आया, उसका सीडीएनए आया, सीडीएनए बना, आरएनए से सीडीएनए बना, और वो जीन में कहीं जाके इंटीग्रेट कर गया. तो मे बी दिस इज नॉट ए फंक्शनल जीन, बट इट्स रिजेंबलिंग द एज लाइक योर जीन. सो दिस इज कॉल्ड एज pseudogene. So these type of retrotransposition जो pseudogenes होते हैं, these are called as processed. Why you are calling processed? Because it is developed from mRNA. और mRNA का क्या नेचर होता है भैया, mRNA के पास क्या होगा, 5 प्राइम कैपिंग होगी एंड 3 प्राइम टेलिंग होगी, सॉरी 3 प्राइम टेलिंग होगी. So this is really very important to understand, you guys. Understand कि 5 prime and 3 prime capping है. So this type of pseudogene is called as processed type of pseudogene. So I think you understand the meaning of pseudogene. If you not understand, please try to comment me. Okay? So this is really very important. So these are some data. How many number of chromosome, है ना, पर्टिकुलर स्पीसीज में कितने क्रोमोजोम हैं, कितने कॉपी हैं, है ना, कॉपी क्रोमोजोम में वो जीन के कितने कॉपी हैं, ठीक है. और सर्कुलर है, यू नो, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो जीनोम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं. बट जितने यूकैरियोट्स हैं मैक्सिमम जो हैं उनके जो जीन हैं, जीनोम है, वो लीनियर जीनोम है, ठीक है. और उनकी साइज क्या है. सो दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू ए फ्लेवर दैट व्हाट इज सर्कुलर chromosome, what is linear chromosome. So that is really very important to understand, you guys. So again this will tell you about the approximate the set of gene density क्या होती है,
जैसे जीन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि दिस इज जीनोम, बट वेरी लेस फ्रैगमेंट इज गोइंग टू कोड ए प्रोटीन। तो कितना बड़ा जीनोम है और कितना जीन कोड कर रहा है, पता चला बहुत बड़ा जीनोम है बट जीन बहुत कम कोड कर रहा है, तो उसकी जीन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। बट जैसे आप देख सकते हैं होमोसैपियन का जब देखिएगा जीन डेंसिटी कम है ना, वाई, और प्रोकैरियोट की जीन डेंसिटी देखिए कितनी हाई है। क्यों? क्योंकि इनका जीनोम साइज क्या है, प्रोकैरियोट्स हैव वेरी स्मॉल जीनोम एंड मैक्सिमम fragment of that DNA in the genome is able to code a protein, that a functional gene. But in the case of human, in the case of higher vertebrate and higher organism, the non-coding part is a lot. So gene density will decrease. So I think you understand the basic funda of these things. And आपको बताना what is C value and C value paradox. Comment it as soon as possible. You guys, you have to comment it what is C value and what is C value paradox. This also resemble to the gene density. So this is the main funda of molecular biology. My dear friend, if you don't know these things, you are not going to understand anything. ठीक है? तो each and every student know, ये है आपका RNA की स्टोरी। जब हम RNA पे जाएंगे तो आई विल डिस्कस राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA is also called as housewife of all RNAs. Why it is as so? Commented. Messenger RNA is really important, that will code for a trait of interest. But transfer RNA help for protein synthesis. So that we will discuss in subsequent lectures. So dear friends, DNA पे DNA का बनना, that is called replication. DNA is reproducible in nature. One DNA can able to form a new copy of DNA. That copy of DNA is replica, that is called as replication. Now, DNA replication yield two DNA molecule identical to the original one, ensuring that the transmission of genetic information to the daughter cell with exactly exponentially fidelity. फिडेलिटी नहीं होगा, यही तो होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, थोड़ा सा जगह पे एक पॉइंट म्यूटेशन हो करके एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इनिशियली हम लोग चैंपैंजी थे, चैंपैंजी से आज हम आदमी बन गए। दिस इज ड्यू टू दिस, हम लोग धीरे धीरे चेंजेज आए और दिस स्मॉल स्मॉल चेंजेस लीड्स टू द ड्रास्टिक चेंज। ये बोटल नेक इफेक्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू द सेम। Now, from DNA, it can form messenger RNA. So, formation of mRNA, that is called as transcription. So, this mRNA can be translated to make a protein. So, this protein, process of formation of protein is known as translation. So, for this, two factor is really important. One is tRNA and second is ribosome. Ribosome is called as factory of protein synthesis. Why? Because without ribosome help, you cannot synthesize a protein. And again, I am considering you, I am able to focus on ribosomal RNA because ribosomal RNA is basic funda for synthesis of ribosome. Ribosome is an organelle and major cases ribosome is synthesized from ribosomal RNA. I will discuss in upcoming slides also. So let's wait. So my dear friend, now we have to understand this is prokaryotes. So this is DNA and this is gene, that gene have to be synthesized. So first transcription takes place and transcription leads to the formation of messenger RNA, and then this messenger RNA after capping and tailing, this leads to formation of protein by the help of translation. So this is called as the central dogma of biology. If you don't know about central dogma of biology, let me know guys. So DNA replication and DNA repair is also very important. So and DNA repair, genetic recombination, these all things I will cover in separate lectures.
guys. So DNA synthesis and then RNA synthesis is takes place through transcription, and same slide is there, and ultimately your protein will synthesize. And protein have two terminus, one is amino terminus and second one is the carboxy terminus. Carboxy terminus is called as C terminus and amino terminus is called as N terminus. So कोई भी प्रोटीन होगा उनमें दोनों एंड होंगे, N terminus and C terminus. और अगर कोई सर्कुलर प्रोटीन हो तो क्या होगा, जैसे साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन इज ए साइक्लिक प्रोटीन, तो इसमें क्या होगा, N and C टर्मिनस आप कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट कमेंट इट. ओके, so my dear guys, I have already told you that 3 experiments decide the whole future of molecular biology. So let's just we will discuss one by one these all experiments. So first experiment is Griffith experiment. So let's understand the Griffith experiment. You know, one strand is virulent and second strand is non-virulent. When as soon as you will introduce the virulent form of bacteria, this is the pseudo, this is the pneumonia, है ना, निमोनिया के बैक्टीरियल पैथोजन थे जो इन माइस में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. तो सबसे पहले जो वायरुलेंट स्ट्रेन था, तो वायरुलेंट स्ट्रेन के इनकॉर्पोरेशन से रिजल्ट क्या हुआ, माइस इज इमीडिएटली डाइड. बट इन स्मूथ, इन द रफ, एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ. ओके, तो रफ क्या था, नॉन वायरुलेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, वो जैसे ही माइस में इंट्रोड्यूस किया गया, माइस क्या हुआ, कुछ नहीं, आराम से जी रहा. नाउ द सेकेंड केस इज दिस स्मूथ बैक्टीरिया is killed through heating process, and then due to heating the integrity of this genome is completely vanished. पूरा genetic information क्या हो गया, बिखर गया. और that heat killed type S strand, smooth strand of bacteria is injected into mice, and due to heat kill the mice is able to survive. Let's come to the next story. In this case they mix both the strain R and S. ठीक है, a mixture of rough bacteria and heat kill smooth bacteria. ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने दोनों स्ट्रेन को मिलाया तो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसका जीन क्या हो गया, रफ में इंट्रोड्यूस हो गया. दैट इज द वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड R type of bacteria now take up these smooth type of bacterial genome. So due to transformation, this leads to the drastic change on the bacteria, and then you know this type of injection is now fatal to the mice. Mice is again dead. So क्या हुआ, टाइप S था, वायरुलेंट था, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, रिकवर्ड ऑलरेडी था, बैक्टीरिया एक्शन दिखाया, बैक्टीरिया ने माइस को मार दिया. यहाँ पे जब R है तो जब आप माइस को मारोगे, टॉप्सी करोगे, टॉप्सी का मतलब क्या होता है, एक होता है बायोप्सी और दूसरा होता है टॉप्सी. बायोप्सी होता है जब आप जिंदा रहते हैं और आपकी सर्जरी होती है, ठीक है, और मुर्दों की जो सर्जरी होती है उसे हमें टॉप्सी कहते हैं. तो माइस तो मरेगा ही ना, आप मार के ही तो उसका चीज से उससे बैक्टीरिया टेस्ट करोगे और जो भी टेस्ट करना है करोगे, है ना. तो एटॉप्सी मीन्स यू आर जस्ट किलिंग समवन एंड देन यू आर डूइंग सर्जरी. एंड लिविंग पे जब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज बायोप्सी, नॉट एटॉप्सी. और किसी मुर्दे को, कोई आदमी मरता है, पोस्टमार्टम जो होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ एटॉप्सी. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या हुआ, हीट किल्ड के कारण क्या हुआ, बैक्टीरिया रिकवरी नहीं हुआ, बट इसमें बैक्टीरिया रिकवर हुआ. व्हाई, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सो दिस इज योर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ओके गाइज, लेट्स कम टू द ए वेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट. इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रीप्रूफ किया दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पे ये नहीं पता है कि डीएनए कर रहा है कि प्रोटीन कर रहा है, बस इन्होंने दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिया, दोनों में बस हिट किल और ये देख करके कहा कि जस्ट इसमें मर रहा है और इसमें नहीं मर रहा. तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट वेदर डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल और प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल. सो फॉर
confirmation that DNA is a genetic material, again Avery, MacLeod and McCarthy reveal that is the DNA. सो इन्होंने क्या किया, टाइप 3 जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको क्या किया, यूज हिट टू वायरुलेंट बैक्टीरिया, फिर होमोजेनाइज किया एंड फिल्टर किया। ठीक है, फिल्टरेट को इन्होंने क्या किया, एक में आरएनएज दिया तो आरएनए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, एक में प्रोटीएज डाला तो क्या हुआ, प्रोटीन डिग्रेड हुआ, और एक में डीएनएज डाला तो डीएनए डिग्रेड। ठीक है, इन्होंने तीन जगह लिया, ये क्या किया, ये बैक्टीरिया के होमोजेनाइज किया सारे को, और इन सेल्स को क्या किया, डिस्ट्रप्ट करके आरएनएज ट्रीटमेंट किया, प्रोटीनेज ट्रीटमेंट किया और डीएनएज ट्रीटमेंट किया। तो एक में आरएनए को मारा गया जिसमें आरएनए ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें आरएनए इज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, तो दैट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। एंड सेकेंड वन प्रोटीएज, तो प्रोटीएज इसमें हुआ तो प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसमें बचेगा डीएनए एंड आरएनए, और यहाँ पे डीएनए ट्रीटमेंट हो गया तो यहाँ पे डीएनए खत्म, तो यहाँ पे बचेगा आरएनए एंड प्रोटीन। जो डाल रहे हो वो क्या होगा, उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज आर बैक्टीरिया, दिस इज आर बैक्टीरिया एंड दिस इज, ठीक है। नाउ अब क्या किया गया, ये सबको इसमें डाला गया, तो जो डीएनए में था, कल्चर ट्रीटेड विद प्रोटीएज और आरएनएज कंटेन ट्रांसफॉर्मेशन टाइप एस, बट द कल्चर ट्रीटेड विद डीएनएज इज नॉट, डज नॉट, मतलब कि इसमें जब डीएनएज ट्रीटमेंट कर दिए तो डीएनएज खत्म हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज ओनली डीएनएज डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्मेशन सबस्ट्रेट, देन this confirm that transformation is sustained by DNA. So DNA is a that genetic material. समझ में आया बात, यहाँ पे DNA जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ तहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन वैनिश हो गया। तो यह सेम एक्सपेरिमेंट हार्सी चेस ने किया, इन्होंने बस क्या फॉर्मेट क्या यूज किया, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फास्ट डिस्प्ले मेथड से इन्होंने इस चीज को देखा। ठीक है, एक सल्फर को किया तो सल्फर प्रोटीन होता है, और यहाँ पे फॉस्फेट को किया तो दैट इज फॉर डीएनए। फिर इन्होंने सेम चेक किया तो इनको पता चला फास्ट डिस्प्ले से कि जिसमें डीएनए था उनमें उनको रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, और प्रोटीन वाले में बैक्टीरियोफाज में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो डीएनए के थ्रू हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस 3 एक्सपेरिमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नाउ to understand, I have already told you that these type of modified bases will found in RNA. So now we have to understand the RNA also. So in 1940s, biochemists realized that both DNA and RNA are the parent present in all living cells. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, DNA is a genetic material. अब हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे दिखाने का कि RNA can be treated as a genetic material. So RNA found in both nucleus as well as cytoplasm. So American chemist Nirenberg was later credited with the translating the code of the life, was awarded by the Nobel Prize in 1968. He demonstrated that RNA could be translated into protein. Okay? So my dear friends, you have to understand ribosome की जो सिंथेसिस होती है, as you can see here that RNA is completely synthesized by ribosomal RNA and protein. So again ribosomal RNA is really very important for you. ठीक है, यहाँ पे ये है प्रोकैरियोट्स का और ये है यूकैरियोट्स का, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि I will again discuss these things in details, but right now I just want to show you that ribosome synthesis, ribosomal RNA is really very important. So as you can see here that this is E. coli ribosome, that is 70S, और हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलता है 70S राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव symbiotically originated. They are previously they are bacteria and they are incorporated into the eukaryotic system for benefits. So symbiotic relationship में हमारे बॉडी में आए और ये अभी तक है। ठीक है, so this is 30S and this is 50S and eukaryote this is 80S and their subunits is 68 and 40. ठीक है,
इनके डाल्टन कितने हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास, ठीक है। एंड आरएनए कितना है 16s राइबोसोम में इतने न्यूक्लियोटाइड है, 13 है, 23s एंड 5s। यहाँ पे क्या होगा 18s होगा। जब हम प्रोकैरियोटिक कंपैरेटिव जीनोमिक्स पढ़ते हैं तो वी वांट टू टारगेट 16s राइबोसोम। For eukaryotic analysis, you have to target 18s ribosome. Again, this is really very important for you to understand molecular biology techniques. Okay? So, किसमें कितना प्रोटीन होता है? This is a matter of concern. You have to notice these all things. Okay? So, my dear friend, our major crux is RNA world. So, RNA world के बारे में मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप इस स्लाइड को रोकें और देखें कि how ribosome is also act as a genetic material. So this is TMB virus, tobacco mosaic virus, and this is also important for genetic transformation. So some viruses have RNA genome and some have DNA also. So the virus having RNA genome have, that is the genetic material, then so RNA can be treated as genetic material. Okay, so dear friend, so I just want to tell you one thing which I have already discussed in upcoming slides. So I just want to conclude here that RNA stands for ribonucleic acid, and major gene is coded by just small amount of genome is coded for the RNA and protein. So coding RNA is only 20% in your body and non-coding RNA is 80%. But this non-coding RNA is also relatively important. So non-coding RNA, this slide I have already told several times. If you don't know about this thing, try to go on my RNAi technique where I have discussed all these things. Okay, so thank you so much for watching. Actually this slide make you understand how these every cell have same genetic composition, nerve cell, मसल सेल, फैट सेल, जाइगोट, विच जहाँ से मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी वहीं पे मैं आज ख़त्म कर रहा कि each cell type have same type of gene composition, but due to expression pattern, gene expression, these all type of cell have different function. This is called as cell differentiation. If a cell is got divert from zygote, zygote से जैसे ही बदल जाएगा तो वो कभी भी zygote वापस नहीं बन सकता। zygote से फिट अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे, चाहे वो इक्टोडर्मिक सेल बनाए, इंडोडर्मिक सेल बनाए, चाहे मीजोडर्मिक सेल बनाए, है ना, ये तीनों लेयर्स हैं, है ना, हमारे बॉडी के। तो कोई भी सेल बनाएंगे, लेकिन क्या इक्टोडर्म इंडोडर्मिक सेल बना सकते हैं? क्या मसल फैट सेल बना सकता है? क्या नर्व सेल मसल सेल का काम कर सकता है? नो। वाई? बिकॉज ऑल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, my dear friend. So molecular biology is really very important to crack these all things. So my dear friend, at last I want to make you understand that monocystronic and polycystronic nature of gene. Bacterial mRNA synthesis is a monocystronic and polycystronic. क्या होगा बताइए आप? तो यहाँ पे आप देखिए, पढ़िए, यूकैरियोट्स मोस्टली mRNA आर मोनोसिस्ट्रोनिक. वाई? बिकॉज हमारा जीन जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है. एक जीन जो है उसके आगे का फॉर्मेट अलग है और उसके बगल वाले जीन का फॉर्मेट और रिपोर्टर ट्रांस ऑपरेटर ये सारा बदल जाता है. तो ह्यूमन जीन का जो कहानी है, फॉर एवरी जीन डिफरेंट ऑपरेटर प्रमोटर इज रिस्पॉन्सिबल, बट ए सिंगल प्रमोटर कैन एबल टू ट्रांसक्राइब so many genes in the case of prokaryote. So in prokaryote mRNA synthesis is polycystronic, but mostly in eukaryote that is the monocystronic nature. So सिस्टोरॉन क्या है? सिस्टोरॉन एक फंक्शनल जीन को कोड करता है. तो म्यूटोन क्या होता है? रिकॉन क्या होता है? रिकॉन इज यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉन, म्यूटॉन फॉर म्यूटेशन एंड सिस्टोरॉन फॉर ए जीन. So thank you so much for your attention guys, and this is the basic set which I have already told at several times, that is your gene undergo transcription, translation, splicing and all. These all are the basic terms of microbiology, sorry, molecular biology. So each topic we will discuss
broadly, and this is just a crux of molecular biology. So thank you so much for your attention my guys. So यहाँ पे हम अब आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके, I will discuss it. Thank you so much for watching my lecture. If you have any problem, please let me know. Thank you so much. Bye. Take care.